हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट का बाल विकास सीडीपी टॉपिक नंबर 5, व्यक्तित्व, प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा। तो इसमें कुल 40 क्वेश्चन होंगे जो टॉप लेवल के व्याख्या के सहित हम बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। व्यक्तित्व शब्द का सही अर्थ किससे अधिक मेल खाता है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। केवल बाहरी, केवल आ गया तो ये क्या हो गया? गलत। केवल शारीरिक बनावट, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी है व्यवहार, विचार व भावनाओं का संगठित रूप। और डी क्या है? केवल आ गया तो क्या हो गया? केवल सामाजिक भूमिका, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है? व्यक्तित्व के व्यवहार, विचार और भावनाओं तीनों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक ना? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर है सीखी हुई आदतें, बी अस्थायी व्यवहार, सी सामाजिक भूमिका और डी मनोशारीरिक तंत्रों का संगठन। तो देखिए, सीखी हुई आदतें नहीं होगा आलपोर्ट के अनुसार, ये गलत। अस्थायी व्यवहार भी नहीं होगा, सामाजिक भूमिका भी नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मनोशारीरिक तंत्रों का संगठन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 को। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का वह भाग जो नैतिकता और आदर्शों से जुड़ा है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है ईड, बी है ईगो, सी है सुपर ईगो और डी है चेतन। तो देखिए, फ्रायड के जो अनुसार है व्यक्तित्व का नैतिकता और आदर्शों से जो जुड़ा हुआ भाग है वह सुपर ईगो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी में सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो देखिए, मैस्लो ने बताया है कि आत्म साक्षात्कार जो है इनके श्रेणी में सबसे ऊंचा माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमताओं का विकास करता है, ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 को। जब छात्र केवल आंतरिक रुचि के कारण सीखता है तो यह कौन सी प्रेरणा है? तो जब आंतरिक रुचि के कारण से सीखेगा कोई छात्र तो आंतरिक प्रेरणा हो जाएगी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आंतरिक प्रेरणा, ठीक ना? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। निम्न में कौन सा बा प्रेरणा का उदाहरण है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पुरस्कार पाने की इच्छा, बी है आत्मसंतोष, सी है ज्ञान की जिज्ञासा और डी रचनात्मकता। तो देखिए, इसमें क्या होगा? जब बाहरी प्रेरणा आएगी तो उसमें क्या होगा कि पुरस्कार पाने की इच्छा होगी। जब पुरस्कार पाने की इच्छा होगी तब बाहरी प्रेरणा काम करेगी। जैसे अगर हम कह दें कि तुम 70 नंबर लाओगे कोई बच्चे से तो तुम्हें हम पुरस्कार देंगे, तो वह क्या हो जाएगा? एक बाहरी प्रेरणा हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुरस्कार पाने की इच्छा। प्रश्न नंबर 7 है, सीटेट के अनुसार सबसे प्रभावी प्रेरणा कौन सी मानी जाती है? तो देखिए, ये जो मानी जाती है आंतरिक प्रेरणा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भय और दंड और प्रतियोगिता नहीं होगी, ये नकारात्मक होता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, उपलब्धि प्रेरणा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर है दंड से बचना, बी है असफलता से डर, सी है उच्च लक्ष्य प्राप्त करना और डी है सामाजिक स्वीकृति। तो देखिए, जो उपलब्धि का होता है, उपलब्धि प्रेरणा जो होती है वो उच्च लक्ष्य प्राप्त करने का संबंध होता है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयुक्त प्रोजेक्टिव तकनीक
का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण, बी है आईक्यू टेस्ट, सी है स्टैनफोर्ड बिने और डी आर्मी अल्फा। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, सीटेट के दृष्टिकोण से शिक्षक को प्रेरणा देने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, बार बार दंड देना चाहिए, गलत। केवल अंक पर जोर, ये भी गलत। तुलना भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सब नकारात्मक होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सकारात्मक वातावरण बनाना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 है, फ्रायड के अनुसार ईगो की प्रमुख भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है इच्छाओं की पूर्ति, बी है नैतिक नियमों का पालन और सी है वास्तविकता के अनुसार संतुलन बनाना और डी है सामाजिक अनुमोदन। तो देखिए, फ्रायड के अनुसार जो ईगो शब्द की भूमिका जो होती है वास्तविकता के अनुसार संतुलन बनाना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 12 है, जब शिक्षक छात्रों को डर दिखाकर कार्य करवाता है तो यह कौन सी प्रेरणा है? तो यह जो देखिए नकारात्मक हो जाएगी। जब डर दिखाकर कोई काम कराएगा तो वह नकारात्मक होगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 13, मैस्लो के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे पहले पूरी होना आवश्यक है? तो देखिए, मैस्लो के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता पूरी होगी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, शारीरिक आवश्यकता का मतलब होता है भूख, प्यास, नींद जैसी शारीरिक आवश्यकताएं सबसे पहले पूरी करनी चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, व्यक्तित्व का विकास जीवन भर चलता है, यह कथन किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए केवल वंशानुक्रम, केवल आ गया तो गलत। केवल पर्यावरण गलत। स्थिर दृष्टिकोण, स्थिर दृष्टिकोण नहीं होगा, गतिशील दृष्टिकोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, किसी छात्र में उच्च उपलब्धि प्रेरणा का संकेत क्या होगा? तो देखिए, ये हो जाएगा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य चुनना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। प्रश्न नंबर 16 है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः स्थिर, बी है केवल जन्मजात, केवल आ गया तो गलत है। सी है संगठित और अद्वितीय और डी है केवल सीखी हुई, केवल तो गलत। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा संगठित और अद्वितीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, सीटेट के अनुसार प्रेरणा का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? तो ये जो है प्रशंसा और प्रोत्साहन, ये सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तुलना, दंड और भय नहीं होगा। जो प्रोत्साहन और प्रशंसा जो होता है वह सकारात्मक होता है और अस्थाई अधिगम को क्या करता है, बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 18 है, आत्मसम्मान आवश्यकता का संबंध किससे है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर है सुरक्षा, बी है सम्मान व उपलब्धि की अनुभूति, सी है भोजन और डी है नींद। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, सम्मान व उपलब्धि की अनुभूति करना आत्मसम्मान को बढ़ाता है, ठीक ना। किसी बच्चे का सम्मान करेंगे और उसकी उपलब्धि का सम्मान करेंगे तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 है, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि की एक सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर है समय अधिक लगता है, बी है आत्मवर्णन के पश्चात, सी विश्लेषण कठिन और डी बच्चों पर लागू नहीं होता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मवर्णन के पश्चात, ऑप्शन नंबर
बीच करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, प्रेरणा का अधिगम पर प्रमुख प्रभाव क्या पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए अधिगम धीमा होता है, बी अधिगम अस्थायी होता है, सी अधिगम की गति व गुणवत्ता बढ़ती है और डी है अधिगम नहीं होता है। कह रहा है प्रेरणा का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अधिगम की गति और गुणवत्ता उसमें बढ़ेगी, ठीक ना, जब कोई प्रेरणा देगा तो। प्रश्न नंबर 21 है, कक्षा में जो छात्र बिना पुरस्कार के भी सक्रिय रहता है उसकी प्रेरणा किस प्रकार की है? तो देखिए तो वह सकारात्मक होगी, ठीक ना। तो वह जैसे बिना पुरस्कार के अगर वो कोई बच्चा सक्रिय है तो वह, इसका मतलब है कि वह आंतरिक है, अंदर से वह सक्रिय है, तो आंतरिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षक यदि केवल अंकों और रैंक की बात करता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा को बढ़ावा देता है? तो देखिए जब रैंक और अंक पर बात करेगा तो यह प्रेरणा को बढ़ावा देगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार यदि बच्चा तुरंत अपनी इच्छा पूरी करना चाहता तो उसका व्यवहार किसके प्रभाव में है? जब तुरंत की बात आएगी तो यह हो जाएगा ईड में, ठीक ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 है, व्यक्तित्व में निरंतर परिवर्तन संभव है, यह किस विचारधारा को दर्शाता है? जब निरंतर परिवर्तन जब संभव की बात होती है तो यह गतिशील विचारधारा को दर्शाता है, स्थिरवादी नहीं होगा, नियतवादी नहीं, गतिशील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात भी नहीं होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, मैस्लो के अनुसार यदि सुरक्षा आवश्यकता पूरी नहीं है तो व्यक्ति कैसा है? आत्म साक्षात्कार करेगा, बी सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान देगा, सी उच्च स्तर की आवश्यकता अनुभव नहीं करेगा और डी है प्रेरित नहीं होगा। तो कह रहा है मैस्लो के अनुसार यदि सुरक्षा आवश्यकता पूरी नहीं है तब, तो देखिए उच्च स्तर की आवश्यकताओं का अनुभव नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो निचली आवश्यकताएं जब पूरी नहीं कर पा रहा है बच्चा तो कैसे उच्च आवश्यकताओं को बारे में सोचेगा और सक्रिय नहीं हो पाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, शिक्षक द्वारा बार बार तुलना करने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? तो देखिए जब बार बार तुलना होगी तो वह हीन भावना से होगी, ठीक ना। दो बच्चों के बीच की तुलना करेगा तो एक बच्चे को हीन समझेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीन भावना उत्पन्न होती है इससे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27 है, उपलब्धि प्रेरणा वाले छात्र का प्रमुख व्यवहार कौन सा होगा? जिसका जो उपलब्धि प्रेरणा वाले छात्र होंगे उसका जो व्यवहार होता है वह मध्यम कठिन लक्ष्य को चुनना होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, व्यक्तित्व मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए अवचेतन भावनाएं जानने के लिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षक कौन सा व्यवहार अपनाता है? तो देखिए वह सहयोगात्मक ही अपनाएगा, सहयोग और प्रोत्साहन देगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब होगा सहानुभूति और प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर सी। ये डर पर आधारित ये बातें नहीं होगी, कठोर अनुशासन होगा नहीं, केवल पुस्तकालय ये भी नहीं होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर देखेंगे 30, स्व प्रेरणा विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो देखिए जब स्वयं अभिप्रेरणा जो विकसित करना होगा तो उसको लक्ष्य का निर्धारण जरूर करना होगा, ठीक ना। जब लक्ष्य निर्धारण करेगा बच्चा सोचेगा कि इस लक्ष्य को हम पाएंगे तो अपने आप में एक अभिप्रेरणा जागती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण में सहभागिता, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 31 है, यदि छात्र असफलता से अत्यधिक डरता है तो उसकी प्रेरणा का स्तर क्या होगा? वह जो है एकदम निम्न स्तर का हो जाएगा। जब असफलता से वो डरेगा तो आगे काम करेगा ही नहीं,
जैसे वो सोचेगा कि हम 10 में फेल हो जाएंगे, पहले ही सोचेगा तो वो क्या होगा, उसका सोचने की जो क्षमता है वो निम्न हो जाएगी। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32, मैस्लो के सिद्धांत की सबसे बड़ी शैक्षिक उपयोगिता क्या है? तो देखिए, जो शैक्षिक उपयोगिता होती है मैस्लो के अनुसार, छात्र की आवश्यकताओं को समझना। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, व्यक्तित्व विकास में विद्यालय की भूमिका किस रूप में महत्वपूर्ण है? तो देखिए, ये जो है सामाजिक भावात्मक विकासकर्ता में महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल है तो केवल को केवल ही रहने दो, गलत है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, आत्म अवधारणा का सीधा संबंध किससे है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर है बुद्धि, बी है आत्मसम्मान, सी स्मरण शक्ति और डी है शारीरिक बल। तो देखिए, आत्म जब अवधारणा जागेगी तो स्मरण शक्ति या आत्मसम्मान बढ़ेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 35, नकारात्मक प्रेरणा का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है? तो देखिए, ये जो हो जाएगा हमेशा, अगर नकारात्मक सोच हो जाएगी तो उसका जो दीर्घकालिक प्रभाव हमेशा क्या होगा, उसको तनाव बना रहेगा और डर बनी रहेगी, हमेशा भय लगा रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्थायी नहीं होगा, उच्च आत्मसम्मान नहीं होगा, रचनात्मकता नहीं होगा। प्रश्न नंबर 36 है, शिक्षक यदि छात्रों को निर्णय लेने की अवसर देता। देखिए, शिक्षक यदि छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देता है तो वह किस आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है? तो देखिए, जब शिक्षक अगर छात्र को निर्णय लेने के लिए बोलेगा, अवसर देगा, तो इसका मतलब है कि उस छात्र का आत्मसम्मान कर रहा है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आत्मसम्मान। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, सीटेट के अनुसार व्यक्तित्व और प्रेरणा के बीच सही संबंध क्या है? तो देखिए, व्यक्तित्व प्रेरणा से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38, सकारात्मक आत्म अवधारणा वाले छात्र की पहचान क्या होगी? तो देखिए, इसकी जो पहचान होगी, चुनौतियों को स्वीकार करेगा। जो बच्चा सकारात्मक रहेगा वह चुनौतियों को स्वीकार करेगा और हल करने का प्रयास करेगा। प्रश्न नंबर 39 है, प्रेरणा और अधिगम का संबंध किस प्रकार का है? तो ये देखिए क्या है, सीधा व सकारात्मक होता है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, सीटेट के अनुसार सर्वोत्तम कक्षा वातावरण कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे बढ़िया वातावरण होता है वह सहयोगात्मक और प्रेरक होता है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग का दिन रात शुभ हो।